मैं सिम्मी सिंह आज के इस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं। धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका नाम होम्योपैथिक जगत में आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज के स्पीकर हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। डॉक्टर संजीव इस समय जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में लेबोरेटरी विभाग के प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ उनके जर्नी के बारे में, जो सिर्फ एक करियर नहीं, एक तपस्या रही है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने अपने होम्योपैथिक जीवन की शुरुआत लेट डॉक्टर बी साहनी के सानिध्य और मार्गदर्शन में की, जो पटना के एक महान होम्योपैथिक चिकित्सक और रिसर्चर थे, जिन्होंने होम्योपैथी जगत को एक क्रांति का तोहफा दिया। ट्रांसमिशन ऑफ होम्यो ड्रग एनर्जी फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिसे आज साहनी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसी रिवोल्यूशनरी थ्योरी थी जिसमें पेशेंट के बाल को मीडियम बनाकर बिना दवाई खिलाए सिर्फ एनर्जी के माध्यम से दूरी से भी इलाज करना संभव हो गया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम के साथ काम करना और लेट डॉक्टर बी साहनी का सीधा मार्गदर्शन पाना, ये डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के लिए एक अनमोल अनुभव था जिसने उनकी क्लासिकल होम्योपैथिक सोच को एक गहरी और ठोस नींव दी। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह क्लासिकल होम्योपैथी के एक सच्चे अनुयायी हैं। उनका काम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लेबोरेटरी डेवलपमेंट, केस एनालिसिस और क्लिनिकल रिसर्च के फील्ड में अपना अलग और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एकेडमिक और क्लिनिकल कार्यों के साथ साथ उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए हैं और इंडियन होम्योपैथी को गर्व के साथ प्रतिनिधित्व किया है। साइंटिफिक सिंपोजियम, वर्कशॉप्स और मेडिकल कैंप्स के आयोजन में भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वक्त डॉक्टर संजीव होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बिहार स्टेट ब्रांच के प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हैं, जो उनकी लीडरशिप, डेडिकेशन और इस प्रोफेशन के प्रति उनके कमिटमेंट का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज का टॉपिक है डायग्नोस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन इग्निशिया, नैटम्यूर एंड कार्सिनोसियम। ये टॉपिक क्लिनिकली बहुत चैलेंजिंग है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी। प्रैक्टिशनर्स हो या स्टूडेंट्स, जब हम इग्निशिया, नैटम्यूर और कार्सिनोसियम पढ़ते हैं या प्रैक्टिस में एनकाउंटर करते हैं, तो एक कॉमन कंफ्यूजन होती है, क्योंकि तीनों में ग्रीफ है, तीनों में इमोशनल सप्रेशन है, तीनों में सेंसिटिविटी है, लेकिन तीनों की अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी है। और उसी आइडेंटिटी को पहचानना, उसी डिफरेंस को क्लियरली समझना, वही एक प्रिसाइज होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन की नींव है। आज डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हमें यही सिखाएंगे कि इन तीनों रेमेडीज के बीच का डायग्नोस्टिक डिस्टिंक्शन क्या है, कैसे उन्हें डिफरेंशिएट किया जाए और रियल केसेस में ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का सेशन हमारे लिए सिर्फ एक लेक्चर नहीं, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जो हमेशा काम आएगा। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिमी सिंह। सर, वी कांट हियर यू। आवाज नहीं आ रही है मेरी? एक, हाँ जी सर, आ रही है। आ रही है ना? जी सर। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी। बहुत कुछ आपने मेरे बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है हम लोग डायरेक्ट उस पे आते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इग्निसिया, नाइट्रोम्यूर और कार्सिनोसिनम, ये तीन ऐसी दवाइयां हैं। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब हम खास करके इमोशन से रिलेटेड केसेस देखते हैं, तो ये सारी दवाइयां निकल करके सामने में आ जाती है। और बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाइयां होती है हमें कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, इसका प्रिस्क्रिप्शन हम कैसे करें, किस आधार पे करें। लेकिन जो लर्निंग रही है, जो टीचिंग मेरे को मिला है, तो उससे बहुत कुछ हमें जानने का, सीखने का मौका मिला है कि हम कैसे इसको पहचान सकते हैं, एक बार एक साथ में आने के बाद में भी। तो आज मैं वही अपना जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर मैं कर सकता हूँ ना? हाँ, ये विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है। हाँ, ठीक है। तो सर फुल स्क्रीन डायग्नोस्टिक कर दीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन इग्निसिया, नाइट्रोम्यूर एंड कार्सिनोसिनम, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सर ये इसको पिक्चर के, फुल स्क्रीन कर दीजिए, स्क्रीन को हाँ जी, फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन कर देते हैं। अभी ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है।
तो हम लोग एक तो पहले इसका पिक्चर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इग्नेशिया हम लोग ये देख रहे हैं कि एक वेजिटेबल किंगडम से बना हुआ मेडिसिन है। दूसरा नाट्रम्यूर, जो मिनरल हम लोग सॉल्ट जिसको हम लोग जानते हैं। और कार्सिनोसिनम, ये एक नोसोर्स है। तो एक तो सोर्सेज के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो सोर्सेज के हिसाब से भी ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग है। तीनों का तीन सोर्स है। लेकिन जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो बहुत हद तक ये पैरेलली रन करता है। ये तीनों मेडिसिन जो है ना वो एक साथ, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मिलते हैं, जिसके वजह से हम लोगों को कंफ्यूजन होती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए कहेंगे कि एक रास्ता है कि तीनों तीन सोर्सेज से आते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। हम कभी भी कोई भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका सोर्सेस अगर हमें पता चल जाता है तो वो हमारे लिए एक आधार बन जाता है, जिसके कारण हम मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो एक वेजिटेबल किंगडम से है, एक मिनरल से है, और दूसरा नोसोर्स जो कि डिजीज सेल से है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है। आगे चल करके हम लोग और भी जो इसके सिम्टम्स है उसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये बातें भी निकल करके आएगी और उसको समझने में हमें आसानी होगी। आज हमें पता है कि थोड़ा जल्दी हमें खत्म करना है। शायद 2000वां ये है इंग्लिश सेशन का। तो हम लोग शॉर्ट में जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर भी मेरी कोशिश है। देयर वॉज सेवरल वेज टू अंडरस्टैंड द होम्योपैथिक रेमेडी। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इन मेनी मेनी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग रुक गया, आपका वॉइस भी फिर से बंद। शेयर करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है अभी। हाँ, अभी हाँ ठीक है। ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हम लोग मेडिसिन को बहुत तरीके से कैटेगराइज किए हुए हैं आज के डेट में। जैसे कुछ दवाइयाँ, कुछ ऐसी स्कूल्स हैं और ऐसे बहुत सारे लिटरेचर भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि साइड के हिसाब से कि ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, ये राइट साइडेड रेमेडी है, ये हॉट रेमेडी है, ये चिली है। फिर उसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैटेगराइजेशन हैं जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है कि मेडिसिन जो भी हो, लेफ्ट साइडेड हो, राइट साइडेड हो, लेकिन जो गाइडेंस है वो वाइटल प्रिंसिपल के थ्रू ही होता है। कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन का भी अपना एक वाइटल प्रिंसिपल होता है। अगर हम एक व्यक्ति विशेष के वाइटल प्रिंसिपल के बारे में बात करें, हैनीमैन ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि एक व्यक्ति है जो, उसमें दो दो बॉडी की बात उन्होंने कही है ना, कि मटेरियल बॉडी और इमटेरियल बॉडी। और इमटेरियल बॉडी इट सिंपली मीन्स दैट कि वाइटल प्रिंसिपल। तो मेडिसिन के अंदर में भी ठीक इसी तरह से है, एक मटेरियल बॉडी है, एक इमटेरियल बॉडी है। और मटेरियल हमेशा जो है वो इमटेरियल से गाइडेड होता है, वाइटल प्रिंसिपल से गाइडेड होता है। तो हम जब कभी भी, ठीक है, ये साइड भी देखेंगे, हॉट चिली भी देखेंगे, शॉर्ट एक्टिंग देखेंगे, लॉन्ग एक्टिंग देखेंगे, और भी जो कुछ भी है, फिजियोनॉमी और बहुत सारी चीजें हम सबको देखेंगे। लेकिन उसका गाइडेंस, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ना, उसको जरूर से हम लोग देखेंगे और उसी के आधार पे उस व्यक्ति का कैटेगराइजेशन करेंगे। जैसे हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, हम लोग देखते भी हैं कि फास्फोरस को क्या है कि लंबा, गोरा, खूबसूरत, हैंडसम, ये सब कुछ ऐसे करके। तो कई बार ये सवाल मेरे गुरु जो है वो डॉक्टर सानी और हम लोग कई बार आपस में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में भी सवाल करते हैं कि क्या अगर गोरे लोगों को फास्फोरस देना है तो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले हैं उनको क्या फास्फोरस बिल्कुल नहीं देंगे? ऐसा नहीं है। अगर हम साउथ अफ्रीका में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे सारे डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, तो इट मीन्स कि वहां पे फास्फोरस नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेन जो गाइडिंग फोर्स है, जो गाइडिंग फैक्टर है ना, हमको उसको, तो उसका वाइटल प्रिंसिपल, तो मेडिसिन का भी जो वाइटल प्रिंसिपल है, जो गाइडिंग फोर्स है, हमको उसको देखना है। और उसी को हम लोग बोलते हैं थीमेटिक स्टडी, मेडिसिन का थीमेटिक स्टडी। तो वंस यू गॉट द थीम ऑफ द मेडिसिन, देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू कि अब हमें करना क्या है, अब हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। और उसके लिए सिम्टम्स ही सबसे बड़ा आधार होता है, क्योंकि हैनिमेनियन कॉन्सेप्ट यही है कि सिम्टोमेटोलॉजी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप मैथमेटिक फैक्टर को देखना चाहते हो, चाहे और किसी भी फैक्टर को वहां पे देखना चाहते हो, तो सिम्टम्स के आधार पे। तो हम अगर थीम की बात कर रहे हैं, हम थीमेटिक स्टडी की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो जो वाइटल प्रिंसिपल है, जो मेडिसिन का सोर्स, जो वाइटल प्रिंसिपल है, उसको देखना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के साथ साथ में। और हॉलिस्टिक अप्रोच में हम ये लेफ्ट, राइट, हॉट, चिली सब लेके चलेंगे, लेकिन उसका जो मेंटल है, जो माइंड है, जो थीम है, उसको भी साथ में लेकर के चलेंगे हम लोग। मेनी ए टाइम्स वी गेट कंफ्यूज विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्टम्स। बहुत सिम्टम्स आते हैं एक साथ में, एक जैसे सिम्टम्स आते हैं और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं।
बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंसेस यू विल फाइंड देयर, कि एकदम से जैसे लगता है ना, अभी हम लोग कल ही लौट रहे थे, हम और सानी सर साथ में लौट रहे थे, तो सानी सर ने मेरे से पूछा, अभी उनका रूब्रिक भी आया कि डॉक्टर संजीव मेरे को आप ये बताइए कि फाइट वांट्स टू बी और ये अटैक वांट्स टू बी में क्या फर्क है, कोई फर्क है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल बहुत फर्क है। जनरली हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना जहां पे लगता है कि नहीं नहीं दोनों सेम है, लेकिन ये दिमाग में हमें रखना है कि अगर दो शब्द है इसका मतलब कि उसके दो मीनिंग है, सीधी सी बात है। सो अटैक और फाइट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। अटैक एक अपॉर्चुनिटी को लेकर के है, वहां पे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी का ध्यान में रखना, और फाइट जो बोलते हैं ना झगड़ा, तो वो दोनों में तो ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम लोग देखते हैं, जैसे बेनेवोलेंस और जो बोलते हैं ना कि बेनेवोलेंस और सिंपैथी, तो दोनों में बहुत फर्क है, बेनेवोलेंस और सिंपैथी में बहुत फर्क है। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी एंड कॉन्सोलेशन, दोनों में बहुत का फर्क है। तो इस तरह और दो रूब्रिक्स भी है उसके लिए, हमारे रिपोर्टरी में अलग अलग प्रेजेंटेशन भी है। तो ठीक इसी तरह से हम जब मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में बहुत कुछ सिमिलर लगता है कि दोनों पैरेलली रन कर रहा है, तीनों मेडिसिन पैरेलली रन कर रहा है, लेकिन स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं जिसके आधार पे हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन हमें वो डिफरेंसेस जानने पड़ते हैं, हमें समझने पड़ते हैं, तब जाकर के हम उसको कर पाते हैं। एट द लेवल ऑफ डिजीज, डिजीज के लेवल पे भी आपको लगेगा कि एक ही तरह का सिमिलर सिम्टम्स है, तो ये डिजीज भी हो सकता है, ये डिजीज भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, जो बीमारी लेकर के आया है पेशेंट, उसका जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वेदर ये पेशेंट को ये बीमारी है या ये बीमारी है। और मेंटल सिम्टम्स तो है ही, माइंड के लेवल पे भी इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जहां पे लगता है कि नहीं पेशेंट का ये थीम होना चाहिए, ये मेडिसिन होना चाहिए। तो सिम्टम्स की वजह से हम कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज की रूब्रिक्स के रियल मीनिंग को समझना, और उसका जो रेलिवेंसी है पर्टिकुलर उसके जो बीमारी है, जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स है, उसके साथ में उसकी रेलिवेंसी को समझना। तो ये जब हम कर लेते हैं तो रूब्रिक्स को समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सिम्टम्स का जो कंफ्यूजन है वो आपका तभी दूर होगा जब उसका प्रेजेंटिंग सिम्टम्स उसके साथ में उसका रेलिवेंसी डिजीज जो है उसका, तो दोनों का रेलिवेंसी जब आपको मैच करा लेते हैं तब आपके लिए रूब्रिक का मीनिंग समझना बहुत आसान होता है। और दूसरा, रूब्रिक्स को समझने के लिए इसके पहले भी मैंने जब कभी भी बोला है, मौका मिला है, तो मैंने बोला है कि रूब्रिक्स को समझने का एक और आसान तरीका है, और वो है मेडिसिन का इंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, कि अब अगर जैसे हम लोग बोले ना कि एक हम अक्सर इसका एग्जाम्पल देते हैं कि एक रूब्रिक है हमारे यहाँ माइंड के अंदर में, कलर डिजायर टू पेंट नेल, कलर डिजायर के कलर के अंदर में आप देखो कि नेल पेंट करने का जैसा होता है ना, बहुत से लड़कियों में बहुत कॉमन है, लेकिन लड़कों में अगर ये मिलता है तो अनकॉमन, और अनकॉमन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू गो टू द मेडिसिन, जब आप उस मेडिसिन के सॉरी हाँ कि उसके अंदर में कौन सी दवाई है, तो आप देखोगे कि फाल्कन पीजन से जो दवाई में, अब फाल्कन को जब आप देखोगे तो कितना कलरफुल, उसको कलर से बहुत अट्रैक्शन है, उसके क्लॉ, उसके विंग्स, ये सब जितने भी है ना वो बहुत कलरफुल है, तो उस मेडिसिन को वहां पे इंक्लूड किया गया है जिसको कलर से बहुत लगाव है, तो ये हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप देखोगे एक रूब्रिक है विस्लिंग फीवर ड्यूरिंग या हीट ड्यूरिंग, ऐसे करके आप देखोगे वहां पे रिपोर्टरी के अंदर में, देयर इज ओनली वन रेमेडी एंड दैट इज द कैप्सिकम। तो जब हम लोग मिर्ची खा लेते हैं और उसके बाद में हमारे मुंह से जो हवा निकलती है सीटी मारने के जैसा, इस तरह से हम लोग करते हैं, तो कितना बढ़िया तरीका से वहां पे मेडिसिन का इंक्लूजन है जो हमें उस रूब्रिक के मीनिंग को समझाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम एक और रूब्रिक की बात करें, जैसे फास्टिडियस रूब्रिक है, किंट रिपोर्टरी में जब आप जाएंगे फास्टिडियस को देखेंगे, वहां पे दो ही दवाइयां हैं, आर्सेनिक एल्बम और नक्सवोमिका। और फास्टिडियस का जो मीनिंग है किंट ने बहुत क्लियर, तो जो ऑथर है ना, ऑथर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। किंट ने फास्टिडियस रूब्रिक्स को सीधी सीधी तरीके से साफ सफाई को लेकर के वहां पे डाला है, और उसके अंदर में दो ही दवाइयां हैं। लेकिन आज अगर हम सिंथेसिस रिपोर्टरी की बात करते हैं तो फास्टिडियस का जो मीनिंग है हार्ड टू प्लीज, वो उसमें शामिल हो जाता है। सो इफ आई एम यूजिंग द Kent repertory, then I have to understand about the fastidious that कि it is related with the cleanliness, बिकॉज कि जब आप केंट रिपोर्टरी में जाओगे तो क्लीनलीनेस करके रूब्रिक नहीं है, लेकिन सिंथेसिस में जाओगे तो क्लीनलीनेस रूब्रिक आपको मिल जाएगा, क्लीननेस डिजायर टू, लेकिन केंट रिपोर्टरी में नहीं मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि केंट रिपोर्टरी में क्लीननेस के लिए भी जो रूब्रिक है दैट इज द फास्टिडियस, और फास्टिडियस तो है ही वहां पे। और बाकी अगर आप सिंथेसिस रिपोर्टरी में आते हो तो फास्टिडियस का मीनिंग बिल्कुल अलग है, क्लीननेस वहां पे अलग है। तो ये दो तरीके से, एक तो मेडिसिन के इंक्लूजन से
हमें रूब्रिक समझ में आता है, और दूसरा जो ऑथर का अंडरस्टैंडिंग है उससे। तो सिम्टम्स टोटलिटी को समझने के लिए ये जरूरी है, और फिर उसके हिसाब से जो मेडिसिन है उसके थीम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो फाइनली कोरिलेटेड विद द थीम ऑफ द मेडिसिन विच शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन मेंटल सिम्टम्स प्रेजेंटेशन। तो जब हम किसी भी मेडिसिन के थीम को समझने का कोशिश करते हैं, तो उसका जो मेंटल सिम्टम्स है उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग कई बार ये ऐसा होता है ना, किसी के बारे में हम लोग ऊपर देख करके उसका जो फिजियोग्नोमी है या फिर उसका जो अपियरेंस है उसको देख करके हम लोग ओपिनियन बना लेते हैं कि ये आदमी ऐसा होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, बहुत बदमाश होगा, बहुत बेवकूफ होगा, बहुत सीधा होगा। हर तरह से हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब हम इंटरेक्शन करते हैं उससे, जब बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि नहीं नहीं, हम जो सोच रहे थे उससे तो बिल्कुल इतर है, वो हट करके है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो दिख रहा है वो नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है दैट इज द माइंड। तो मेंटल सिम्टम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब आप किसी मेडिसिन के बारे में सोचते हो, किसी मेडिसिन के, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप किसी डिजीज को ही आप उठा लो, तो कोई डिजीज आप डालोगे वहां पे, कैंसर वर्ड आप यूज करोगे, तो कैंसर में बहुत सारे मेडिसिन भरे पड़े हैं। कैंसर मेरे मुंह से इसलिए निकल गया कि जस्ट आई वाज लुकिंग आफ्टर अ कैंसर पेशेंट, तो मेरे दिमाग में ये वर्ड आ गया। तो आप कैंसर देखो, कैंसरस अफेक्शन जनरल में जाकर के देखोगे, सिंथेसिस रिपोर्ट मोर देन 200 मेडिसिन इज देयर। तो वहां पे बहुत सारी दवाइयां निकल कर, लेकिन अब उसमें से हमने प्रिस्क्राइब किया नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड अब धीरे 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 करके जब हम उसका पूरा सिम्टम्स लेना शुरू किए, पैथोलॉजी से लेकर के जितना भी है, तो वो निकल करके आया कि नाइट्रिक एसिड है वहां पे। तो ये जो थीमेटिक जो डिफरेंशिएशन है ना, वही हमें मेडिसिन तक, रेमेडी तक, सॉल्यूशन तक पहुंचाता है। तो थीमेटिक स्टडी बहुत जरूरी है। अब इसी को समझने के लिए एक छोटा सा केस हम देखे थे, जिसका एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पार्ट को आपके सामने में दिखाएंगे, और उसी के आधार पे ये तीनों मेडिसिन को हम लोग डिफरेंशिएट करने का कोशिश करेंगे। ये एक डॉक्टर का लिखा हुआ राइटिंग है। मेरी एक स्टूडेंट थी, तो उसने केस टेकिंग किया और मेरे को बताया कि सर ऐसे ऐसे करके है, और इसके आधार पे, तो ये पार्ट सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं, केसेस अपनी जगह पे, सिर्फ इसके डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। तो इसमें जो लिखा हुआ है ना, आप देखेंगे लाइफ सिचुएशन ऊपर में लिखा हुआ है। करीब 8.5 साल पहले पिताजी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। लगभग पूरी बॉडी, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके अंदर में जो रूब्रिक्स हैं उसको भी आप समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे चीजें ये की हुई है। करीब 8.5 साल पहले पिताजी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। लगभग पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गई थी। मैंने सुना, बहुत डर गई, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा। करीब 1 साल पिताजी बेड पे ही रहे। मैं उनके सबसे करीब हूं, रात दिन सेवा। ये पेशेंट, मेरी जो स्टूडेंट है उसको अपनी बात बताई, उसने ये लिखी है, और उसने लिखने के बाद में ये सब कुछ मेरे को भेजा था। डायरेक्ट मेरे को पेशेंट से बात नहीं हुई थी। उनके सबसे करीब हूं, रात दिन सेवा में खड़ी रहती थी। ऐसा लगता था अब कहीं कुछ हो न जाए। फिर ये लिखा हुआ है उस डॉक्टर का, अब आज के डेट में वो डॉक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 20 मिनट तक मरीज रो रही थी फोन पर। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये बताते हुए 20 मिनट तक, वो जो पेशेंट थी वो लड़की थी, अनमैरिड लड़की है, और उसको जो प्रॉब्लम है वो पूरे बॉडी में इरप्शन था, नोडुलर इरप्शन था। तो उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट करना था मेरे को। अपनी पढ़ाई मैंने छोड़ दी, सिर्फ पिता को देखना। वो दुख आज तक नहीं गया, उनका दर्द, जब वो रोते रहते थे। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था। मेरी शादी नहीं हो रही इस बात पर जब कहते हैं मुझे समस्या नहीं, पिताजी कहते हैं लड़की ठीक हो जाएगी, शादी तभी करेगी। ये एक छोटा सा उसका पार्ट है, जो केस मेरे को भेजा गया था उसका छोटा सा पार्ट है। अब इसी सिचुएशंस को जब आप एनालाइज करते हो, इस सिचुएशन को आप वहां पे सिम्टम्स में कन्वर्ट करके, देन उसको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके रिपोर्टराइज जब आप करते हो, तो आपके सामने में जो सिचुएशन बन करके आता है, हम लोग उसको देखेंगे यहाँ पे। एक एक चीज को आप अगर इसको फिर से देखना चाहते हैं, जो लोग भी इसको देखना चाहते हैं इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। आपको भी अगर लगता है कि इसमें कुछ रूब्रिक्स बना पाएंगे तो आप रूब्रिक्स बनाइए, हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे। मैंने जो रूब्रिक्स बनाया है वो हम आपको दिखाएंगे। करीब 8.5 साल पहले पिताजी का बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, पूरी बॉडी फ्रैक्चर कर गई थी, ये तो उनकी कहानी है। मैं सुना, बहुत डर गई, ये कैसे हो गया, अब क्या होगा। करीब 1 साल पिताजी बेड पर ही रहे। मैं उनके सबसे करीब हूँ, रात दिन सेवा करती रहती थी, रात दिन सेवा करती रहती थी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लगता था अब कहीं कुछ हो न जाए। 20 मिनट तक मरीज रो रही थी फोन पर, ये बोलते हुए सब कुछ। अपनी पढ़ाई मैंने छोड़ दी, सिर्फ पिता को देखना। वो दुख आज तक, ये भी वो दुख आज तक नहीं गया,
उनका दर्द जब वो रोते थे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था, दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ, और आज तक ये दर्द जो है, दुख जो है, वो 8.5 साल पहले का आज तक, ठीक है ना। ये तो जानबूझ करके मैं बोल रहा हूं इसको दोबारा, ताकि आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नाउ दिस इज द रूब्रिक विच आई टुक। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, आप यहां पे देख रहे हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, फियर अननोन ऑफ द, अब क्या होगा, डर क्या था, अब क्या होगा, अननोन फियर क्या होगा, और एक फ्राइट, मैं डर गई थी उस समय में पूरा, और मेंटल शॉक क्योंकि अचानक से हुआ, ये चीजें अचानक से हुई। दूसरा, दिन रात उनकी सेवा करती रही, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर एंड वरीज, और सारा प्रॉब्लम उसका जो इरप्शन था, नॉडुलर इरप्शन था, वो सारी चीजें जो है ना उसके पिताजी के एक्सीडेंट और ये घटना के बाद से ही हुआ। देन विपिंग टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर, 20 मिनट तक फोन पे वो रोती रही थी, वो वहां पे। देन उसके सारे जो पढ़ाई लिखाई सब छूट गए, उसकी जो सारी इच्छाएं थी वो सब के सब खत्म हो गए, वो सब वहां पे। सो इमोशन गॉट सप्रेस्ड, जो उसके इमोशंस, क्योंकि हम लोग जब विल की बात करते हैं, सॉरी डिजायर्स और ये सब सारी चीजें जितने भी है ना, वो सब की बात करते हैं, सो दैट कम्स अंडर द इमोशंस। सो इमोशन सप्रेस, पूरी तरह से इमोशनल सप्रेशन था वहां पे। देन इरप्शन नॉडुलर, इरप्शन नॉडुलर, ये उसका मेन कंप्लेन था, तो हम लोगों ने ये यहां पे देखा। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि हमने ये 7 रूब्रिक को यहां पे डाला है, और जो दवाइयां निकल करके आ रही है, द फर्स्ट वन इज द इग्नेशिया, कवरिंग 6, 6 को कवर कर रहा है, नाइट्राम्यूर 6 को कवर कर रहा है, कार्सिनोसिन 6 को कवर कर रहा है, पॉइंट वाइज इग्नेशिया 9 है, नाइट्राम्यूर 7 है, कार्सिनोसिन 6 है। अब हम लोग एक एक करके अगर समझने का, सो विच मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और केसेस, ये पर्पस भी नहीं है कि हम यहाँ पे दिखाएं कि हमने दिया और ठीक हो गया, वो डिफरेंट मैटर है। हमने क्यों दिया मैं इस पे चर्चा करूंगा, और ये जो मेडिसिन हमारे सामने है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाए, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो ये चीजें निकल करके आई यहाँ पे। अब सवाल तो निश्चित रूप से खड़ा होता है कि इग्निसिया, नाइट्रामिर, कार्सिनोसिन, हम लोग अक्सर जब बात करते हैं ना दुख, आम बोलचाल की भाषा में जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग ये 2 वर्ड यहाँ पे हमने साथ में लिखा है, देयर आर सो मेनी मेडिसिन फॉर मेंटल शॉक एंड ग्रीफ। जो पहला रूब्रिक है, दैट इज द एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, आई हैव नॉट टेकन ग्रीफ, मेंटल शॉक, बड़ा ध्यान देने का जरूरत है। मेंटल शॉक और मेंटल ग्रीफ, ये दोनों दो चीज है। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि अरे उसको दुख हुआ है, उसको सदमा लगा है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। और कभी कभी अंग्रेजी भी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें बोल देते हैं कि इसको ग्रीफ हुआ है, इसको मेंटल शॉक हुआ है, और हम लोग को लगता है कि दोनों तो सेम चीज है, मेंटल शॉक और ग्रीफ, लेकिन दोनों दो है। और यही कारण है कि आज रिपोर्टरी में ये दोनों दो रूब्रिक के रूप में आपके सामने में दिया हुआ है, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक एंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। और ग्रीफ के अंदर में फिर बहुत सारे रूब्रिक्स है, ग्रीफ साइलेंट, ऐसे करके अलग अलग दवाइयां उसके अंदर में बनी हुई, अलग अलग रूब्रिक बना हुआ है। तो ये सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि हुआ क्या उसके साथ में, क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है इस तरह से, एक्सीडेंट हो जाना, अचानक से जब कुछ होता है, तो वहां पे मेंटल शॉक होता है, वो ग्रीफ में नहीं होता है, वो मेंटल शॉक का कंडीशन होता है। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे, इसीलिए हमने ये रूब्रिक लगाया मेंटल शॉक, यहाँ पे ग्रीफ को हम लोगों ने लिया। और 8 साल बीत जाने के बाद भी अभी सिचुएशंस क्या बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 8 साल उस घटना के बीत जाने के बाद में भी अभी भी फोन पे बात करते हैं तो 20-20 मिनट तक रोते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी ग्रीफ, यहाँ पे ग्रीफ के अंदर में आप देखोगे बहुत सारी दवाई, इग्निसिया भी है, नाइट्राम्यूर भी है, इसके अंदर में आपको दिखेगा। अभी जो नया ये सिंथेसिस रिपोर्टरी से हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिया हुआ है, तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्या बोलते हैं, एलिमेंट ग्रीफ के अंदर में, इग्निसिया और ये नाइट्राम्यूर। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पे कार्सिनोसिन को देखेंगे तो कार्सिनोसिन है, लेकिन ये ग्रेड 1 में है, ये एक ही इसका वैल्यू है यहाँ पे कार्सिनोसिन के अंदर में। लेकिन इग्नेसिया और नाइट्राम्यूर हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 149 मेडिसिन इज देयर, इट मींस दैट 149 तरीका है ग्रीफ के बारे में सोचने का। 149 मेडिसिन का मतलब कि 149 तरीके से अब हम ग्रीफ के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास में ग्रीफ के बहुत सारे दुख, जो बोलते हैं ना ग्रीफ, अगर वर्ड हम लोग ऐसे यूज करें और दुख की बात करें, तो दुख बहुत तरीके से होता है। लव डिसअपॉइंटमेंट, ये भी एक दुख है, डेथ ऑफ लव्ड वन, ये भी एक दुख है। लेकिन हर मेडिसिन हर जगह पे फिट नहीं बैठता है।
ये दिखाने का पर्पस है कि कार्सिनोसिन यहाँ पे मेंटल शॉक अगर है तो कार्सिनोसिन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, और नॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इग्नेसिया और नाइट्रम्यूर है, अगर हम एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक को लेकर के चल रहे था। वट इज की है दुख, सॉरी ग्रीफ में है, दुख में है, लेकिन उतना नहीं है जितना की है। लेकिन कार्सिनोसिन है कहां पे है, ये हम लोग देखने का कोशिश करेंगे आगे चलते कि किस तरह का दुख होगा। तो कार्सिनोसिन को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इग्नेसिया और नाइट्रम्यूर से ज्यादा। कार्सिनोसिन का अगर हम थीमेटिक स्टडी की बात करते हैं तो कार्सिनोसिन को कहा जाता है कि कार्सिनोसिन इज फैमिली ओरिएंटेड। तो जब अगर फैमिली से रिलेटेड कोई ग्रीफ होगा तो कार्सिनोसिन विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द इग्नेसिया एंड नाइट्रम्यूर। ये हमें ध्यान में लेकर के चलना है। और फैमिली मतलब कि टू ग्रो द फैमिली, वहां पे जब होता है ना टू ग्रो द फैमिली, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कार्सिनोसिन कैंसर का थीम पढ़ेंगे, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सिमी के साथ में भी यहाँ पे डिस्कस किया था, तो छोटा सा हम लोग कार्सिनोसिन के बारे में पढ़ रहे थे। टू ग्रो द फैमिली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेथ हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना वो अलग चीज है, लेकिन टू ग्रो द फैमिली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने फैमिली को ग्रो कराने के लिए खुद को खत्म कर देना, खुद को खा जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कार्सिनोसिन। There are several opinions how to study materia medica. The most important is the thematic study. Every symptom should be correlated with the theme. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले जो हम लोग बोल रहे थे उसमें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थीम के साथ में ही हम लोगों को चलना है। नाउ द इग्निशिया। इग्निशिया का अगर हम थीम की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इग्निशिया। रिपोर्टरी में मटेरिया मेडिका में जाकर के देखोगे ये वर्ड, ये लाइन वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फीलिंग्स एंड रियलिटी। और रोमांटिक वर्ड वहां पे खास करके इंक्लूड किया गया है, फीलिंग्स एंड रियलिटी। रोमांटिक वर्ड को वहां पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कि जो घटनाएं घट चुकी है, जो हो चुका है, और जो उसकी फीलिंग कर रही है, दोनों में द्वंद है। विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये होना नहीं चाहिए, और मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को अभी भी बिलीफ नहीं है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट द्वंद, हमारे पास में रूब्रिक्स भी है, एंटागोनिज्म। माइंड के अंदर में जाकर के देखोगे तो एंटागोनिज्म करके रूब्रिक है। तो वो, सॉरी, वहां पे वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फीलिंग्स एंड रियलिटी। और खास करके इग्नेशिया जिस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए, कि मेंटल शॉक का कंडीशन जब होता है वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है। इसीलिए इग्नेशिया जब कभी भी कोई दुख की बात होती है ना तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम इग्नेशिया को दे दें, बाद में फिर बाकी दवाइयां नाइट्रोम्यूर, कार्सिनोसिन, पल्सेटिला, और भी बहुत सारी दवाइयां, कॉस्टिकम, नाइट्रोम्यूर, ये सब बहुत सारी दवाइयां हैं। दुख की बात हम करते हैं तब। लेकिन जो पहला स्टेज होता है, जैसे बोलते हैं ना कि चोट लगने पे आर्निका हम सबसे पहले सोचते हैं, तो जब सेंसिटिविटी हो तभी आर्निका, ठीक उसी तरह से जब कॉन्फ्लिक्ट हो तब इग्निशिया। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फीलिंग्स एंड रियलिटी, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द इग्निशिया। नाउ द रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशन इंक्लाइंड टुवर्ड्स रोमांस एंड लव। द बेसिक रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रीफ ऑन द सरफेस नॉट गेटिंग सेटल, ग्रीफ ऑन द सरफेस नॉट गेटिंग सेटल। अब ग्रीफ और जो मेंटल शॉक, तो जनरली हम लोग देखते हैं जैसे आप किसी भी तालाब में एक पत्थर मारो तो जो वेव्स क्रिएट होता है ना, दैट इज द कंडीशन ऑफ द इग्निशिया। जब तक वो वेव्स बन रहा है, जब तक वहां पे है, तब तक वो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में, जब तक वो शांत नहीं है, जब तक वो लहर वहां पे है, दिमाग में चीजें चल रही है उसी घटना को लेकर के, तब तक वो इग्निशिया का कंडीशन है। लेकिन वंस कि वो जो घटना घटी, वो जो पत्थर स्टोन पड़ा वहां पे, वो जो एक एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट के बाद में चीजें धीरे 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 करके वो अंदर चला गया कि ठीक है अब तो जो होना था वो हो गया, अब जीवन को आगे बढ़ाना है, तो हम उस कंडीशन में आ जाते हैं, तब वो इग्निशिया का कंडीशन नहीं रह जाता है। तो हमें यहाँ पे ये जो राइटिंग्स था भी, इसमें यही देखना है कि वेदर सी वॉज इन कंडीशन ऑफ कंफ्लिक्ट और सी वॉज इन कंडीशन ऑफ सेटल्ड ग्रीफ, दुख जो है वो सेटल कर गया था कि नहीं कर गया था। Difficult to assimilate except I can't believe, this is the condition of the ignitia. Difficult to assimilate and accept I can't believe this, हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब सेटल कर जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कंडीशन होता है। When we go to the rubric romantic, थ्री मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 89 रूब्रिक इज द सेंटिमेंटल। अभी हम रोमांटिक की बात कर रहे थे यहाँ पे ना, तब वहां पे आप देखोगे तो तीन दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दवाई हम इसमें और भी ऐड करेंगे आप लोग के लिए, एंटीम क्रूड, इग्निशिया एंड ट्यूबरकुलिनम। नाउ द इग्निशिया रोमांटिक, तो इसमें क्या है ना कि जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेट बना हुआ है, एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा पैरेलली रन करेगा। एंटीम क्रूड इमेच्योरिटी के साथ में, इग्निशिया मैच्योरिटी लेकिन उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट,
एंड ट्यूबरकुलिनम चेंजेबिलिटी जो हम लोग इसके अंदर में देखते हैं ना, डिससेटिस्फैक्शन इमीडिएटली, आज यहाँ पे कल वहां पे, कल उससे परसों उससे, ये चीज जैसे जॉब को बार बार चेंज करना, इस तरह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना, ट्यूबरकुलिनम जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होता है ना कि अपॉर्चुनिस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी मिला नहीं आपको, देखा कि ये वीक है, बस आपका हो गया, वो ट्यूबरकुलिनम का ये लक्षण है, वहीं से आया है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट डिजीज है। जहां वीक आप हुए, आपकी इम्यूनिटी वीक हुई, आपको एड अगर एड्स भी हुआ है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो जब आपका इम्यूनिटी वीक होगा तो वहां पे ट्यूबरकुलोसिस आपको हो जाएगा। ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट है। तो ठीक उसी तरह से जब हम थीमेटिकली बात करते हैं, तो ट्यूबरकुलिनम का जब आप लक्षण देखोगे तो उसी तरह से, आज इस जॉब में है, कल वहां पे चले जाएंगे, परसों वहां पे चले जाएंगे, उनको जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां पे वो ट्रैवल करेंगे। इसीलिए इसके अंदर में ट्रैवलिंग बहुत है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, ट्रैवलिंग डिजायर एक जगह से दूसरे जगह, और डिससेटिस्फैक्शन इमीडिएट वहां पे डिससेटिस्फैक्शन होता है, फिर दूसरे जगह। एक और मेडिसिन को हम ऐड करेंगे रोमांस के अंदर में, सेंटिमेंट के अंदर में, रूब्रिक जो है रोमांटिक जब आप डालोगे तो सेंटिमेंटल रूब्रिक है, रोमांटिक करके नहीं है। तो जब वहां पे डालोगे स्टेफेसिगेरिया, वन ऑफ द वेरी लॉयल रेमेडी ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, वो बहुत लॉयल होता है, और चीजें जो भी होती है, उसकी तकलीफ होती है, वो अंदर अंदर रहता है, चेहरे पे स्माइल रहेगा, आंसू भी आएगा, सब आएगा, लेकिन बावजूद उसके उसके चेहरे पे एक स्माइल आपको दिखेगा। एंड लॉयलिटी यू विल फाइंड वेरी मच ओवर देयर, नॉट लाइक एंटीम क्रूड इमेच्योरिटी, नॉट लाइक ट्यूबरकुलिनम की वो सबके हैं, आज तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, उस तरह का नहीं मिलेगा। लॉयलिटी उसके अंदर में बहुत मिलेगा। एंड इग्नेसिया ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूज्ड, यू कैन से, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन की जो कर रहे हैं वो सही है गलत है, ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट। तो अब इसके साथ में हमको ये जो थीम जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके साथ में उसके ग्रीफ को हमको देखना है। लव डिसअपॉइंटमेंट आप यहां पे देखोगे ना, तो लव डिसअपॉइंटमेंट इसके अंदर में जो मेडिसिन आप देख रहे हो ना, आप अगर देखोगे तो नाइट्रम्यूर ऐसे करके, स्टेफेसेगेरिया वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट। अब लव वर्ड से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो यहाँ पे इग्निसिया भी है, नाइट्रम्यूर भी है, स्टेफेसेगेरिया को भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कार्सिनोसिन अगेन वहां पे बहुत छोटा सा वहां पे दिख रहा है, तो ऐसे करके। तो हर मेडिसिन का ग्रीफ जो होगा वो अलग अलग फील्ड से होगा, जुड़ा होगा। जैसे कॉस्टिकम की अगर हम लोग बात करें, कॉस्टिकम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर द ग्रीफ, लेकिन कॉस्टिकम क्या, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट रेमेडी ऑफ आवर मटेरिया मेडिका, ऑनेस्ट। तो कंसाइंसियस अबाउट द ट्रिफल, अगर कहीं पे कुछ गलत होता है, किसी के साथ में गलत होता है और नाइंसाफी की बात होती है, तब उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। जब इनजस्टिस की बात होती है, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, इनजस्टिस के साथ में अगर उसको दुख होता है, तब कॉस्टिकम, इग्निसिया, नाइट्रम्यूर, स्टेफेसकेरिया इन सबसे ऊपर आ जाता है। हमें उसी तरह से उसको कंसिडर वहां पे करना पड़ता है, कॉस्टिकम को कब देना है। जैसे कॉफिया क्रूडा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एक एक्साइटमेंट के साथ में अगर ग्रीफ हुआ हो, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और तब वो मेंटल शॉक के कंडीशन में या ग्रीफ के कंडीशन में चला जाता है, देन वी विल थिंक अबाउट द कॉफिया क्रूडा। तो ऐसे करके, लेकिन जब हम लव डिसअपॉइंटमेंट की बात करें, यू कैन सी ओवर देयर कि कौन कौन सी दवाइयां यहाँ पे ऐसे करके आती है, तो वो अलग अलग तरीके से हमें देखना है। नाउ वी आर कमिंग टू द नाइट्रम्यूर, सेटल्ड ग्रीफ, डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम, जो चीजें है, जो दुख उसका है, वहां से उसका निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और ग्रीफ जो है वो सेटल कर जाता है। अब यहां पे क्या है, एकदम शांत, मेरा दुख मेरा है, मैं इसके साथ में जी लूंगा। अब किसी को ना तो बोलने की जरूरत है, ना मेरे को कोई पूछे मेरे दुख के बारे में, ना ही मैं किसी को अपना दुख बताऊंगा। सच टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन यू विल फाइंड विद द नाइट्रम म्यूल, इमोशनली वल, इसके अंदर जो ना, लीडिंग टू इंट्रोवर्जन, डिफिकल्ट टू कन्विंस, जो मेरा दुख है वो मेरा है, अब मेरे को इसी के साथ में जीना है, आप कितना भी कन्विंस कर लो, मैं सुनने वाला समझने वाला नहीं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट की कॉन्सोलेशन उसको नहीं अच्छा लगता है, नहीं नहीं भैया मैं जी लूंगा अपने दुख के साथ में, मेरे को अब समझाने की जरूरत नहीं है, कितना भी आप समझाने का कोशिश करो, ये मेरे जीवन का कड़वा सत्य है, मैं इसी के साथ में मुझे जीना है। ये कंडीशन जब आ जाए, तब आप नाइट्रम्यूर को सोचोगे, लेकिन जब तक ये कंडीशन नहीं है, जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट वाला है, तो फिर हमारे लिए मेडिसिन बदल जाती है। exposed emotion without adequate protection open to physical or emotional harm suffer silently, अंदर ही अंदर वो सफर करता है, चुपचाप से उसका दुख जो है वो खुद को लेकर के चलते रहता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, चार दवाइयां हैं इसके अंदर में, कार्सिनोसिन भी है, नाइट्राम्यूर, ट्यूबरकुलिनम, एंथ्रासिनम, ये चार दवाएं। नाइट्राम्यूर बहुत ही बोल्डली यहाँ पे लिखा है, सिंथेसिस रिपोर्ट से लिया गया है, यहाँ पे रॉजर मॉरिसन ने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप देखो कि नाइट्राम्यूर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है, जो साइलेंटली सफर करता है। कार्सिनोसिन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेमेडी, लेकिन मैंने कहा ना कार्सिनोसिन के बारे में कि वो फैमिली को ग्रो कराने के लिए, इन सब चीजों में कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा नहीं उलझता है कि उसको लव डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, ये हो गया है क्योंकि प्यार सबको चाहिए होता है,
तो प्यार अगर किसी को कम मिले तो उसका तकलीफ दुख सबको होता है, लेकिन इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसीलिए हमें ग्रेडेशन सिम्टम्स, थैंक्स टू बॉर्निंग एसेंस, कि उन्होंने ग्रेडेशन दिया और ये हम लोगों को एक रास्ता दिखाया कि आप क्लिनिकली वेरीफाई करो कौन सी मेडिसिन किस में बहुत अच्छा काम करता है, उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। तो उन्होंने ग्रेडेशन का जो हम लोग का प्रिंसिपल दिया ना, वो बहुत ही अच्छा दिया। उसके आधार पे आज हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं ये क्यों इसके अंदर में इतना इंपॉर्टेंट मेडिसिन को इंपॉर्टेंस दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्सिनोसिन, तो कार्सिनोसिन का एक अलग है, नाइट्रोम्यूर का अलग है। अब यहाँ पे इग्निशिया नहीं है। ग्रीफ के अंदर में आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मेंटल शॉक एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रीफ। सो मेंटल शॉक में इग्निशिया मिलेगा, लेकिन ग्रीफ में इग्निशिया, ये जो साइलेंट ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ, यहाँ पे चार ही दवाई है, इग्निशिया नहीं है, कार्सिनोसिन है यहाँ पे। नाउ द कार्सिनोसिन, केकड़ा, सेल्फ ईटिंग प्रिकॉसिटी, सेल्फ ईटिंग एंड प्रिकॉसिटी। केकड़ा के जीवन साइकिल के बारे में हम सभी जानते हैं। हम सबको पता है कि जब माँ बच्चा देती है तो खुद को, अपने बच्चों को ग्रो कराने के लिए, बढ़ाने के लिए वो खुद को खिला देती है और उसका लाइफ वहीं पे खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कैंसर में कई बार ऐसा हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि ना तो उसको गुटखा का लत था, न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, जो हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं तो हमको दिखता है वहां पे। लेकिन ये सब कुछ नहीं होते हुए भी बहुत सारे ऐसी फीमेल खास करके हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर में, कि उनको कैंसर हो गया और कोई ऐसी आदत नहीं थी, नशा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पे वो ये था कि सी वॉज ईटिंग वन सेल्फ, वो खुद को खा रही थी। अंदर ही अंदर जो उसके दुख थे, तकलीफ थे, वो सारी चीजें उसके अंदर ही अंदर थी और उसको वो खाए चली जा रही थी। हार्मिंग वन सेल्फ फॉर अदर्स, स्पेशली फॉर फैमिली, सप्रेसेस देयर इमोशंस फॉर समवन एल्स, बियरिंग ऑल सफरिंग विदाउट प्रोटेस्ट। और कोई प्रोटेस्ट नहीं वहां पे, किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, चुपचाप से सफर करते जाना, सफर कर। जीवन में बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहां पे ये चीजें बहुत क्लियरली निकल करके आई है। बड़ी बहू एक मेरी रिलेटिव थी, उनको भी कैंसर हुआ था, बहुत पहले की बात है जब मैं स्टूडेंट था। वो डॉक्टर सानी से दिखलाने के लिए उन्होंने कहा था, तो सर ने कहा कि जाकर के आप हिस्ट्री ले लो। 50 किलोमीटर दूर मैं गया था उनका हिस्ट्री। तो उस समय में मेरे को समझ में नहीं था, आज मेरे को समझ में आता है कि उनको कैंसर क्यों हुआ। वो बड़ी बहू थी और घर में उनकी जो मदर इन लॉ थी बहुत डोमिनेटिंग थी, और सबसे बड़ी होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत उनके ऊपर में था। तो चुपचाप से सारे दुख सहती थी। बहुत बड़ी फैमिली थी, तीन उनके भाई थे उनके हस्बैंड के, फिर बहनें भी थी वहां पे, तीन बहनें भी थी, तो छह, जो पुराने जमाने में गांव में हुआ करता था वो, क्योंकि उनके हस्बैंड आज के डेट में 92 ईयर्स हैं, अभी हैं वो। तो वो हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली थी और इतना ज्यादा सप्रेशन था जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड सी डाइड आई थिंक अराउंड, सी वॉज 55 56, उसी एज में उनका डेथ भी हो गया। तो वो, ये जो है ना कि ईटिंग वन सेल्फ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद को खाए जा रहे, खाए जा रहे हैं। और जो लास्ट लाइन इसमें जो कि विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी को बताया, बिना किसी को बोले, तो जो हमने ऊपर में जो प्रेजेंट किया ना, वो जो लिखा हुआ आपको दिखा है ना, अब ये सारी चीजों को आप वहां पे देखिएगा, एकुमुलेट करके देखिएगा, उसको एनालाइज करके देखिएगा कि कार्सिनोसिन के बारे में, नाइट्रोमिक के बारे में, इग्नेशिया के बारे में किसका प्रोमिनेंसी वहां पे निकल करके आता है। सो सफरिंग विदाउट प्रोटेस्ट, बियरिंग ऑल सफरिंग विदाउट प्रोटेस्ट। अब हम यहाँ पे सिंपैथेटिक को यहाँ पे लेकर के चले हैं। कार्सिनोसिन को आप देखोगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ना इसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में आप अगर नाइट्रोमीर को देखोगे वो भी मिलेगा, ये इसके अंदर में भी इग्निशिया भी मिला है। लेकिन जब हम सिंपैथी की बात करते हैं, दूसरे फॉर अदर्स, फॉर अदर्स, तो यहाँ पे कार्सिनोसिन का रोल बढ़ जाता है। ये हमें अगर जब देखना होता है ना, तो कार्सिनोसिन का रोल यहाँ पे बढ़ जाता है, कॉस्टिक इग्निशिया का, नाइट्रोमीर का यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ, अब अगर हम इसको मैथमेटिक बैकग्राउंड को लेकर के चलते हैं, तो उसके हिसाब से भी अगर हम सोचने का कोशिश करते हैं तो आप इसको देख सकते हो। वही फोटोग्राफ से यहाँ पे इग्नेशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टेट, सरफेस लेवल सोरिक, सरफेस पे है। इसके सारे प्रॉब्लम जो ग्रीफ हैं, जो मेंटल सिम्टम्स है, सब के सब यहाँ पे क्या है, सरफेस पे है। और जब तक चीजें सरफेस पे है तब तक वो सोरिक कंडीशन, जो इच, जो खुजली हम लोग बोलते हैं ना, ये छोटी सी फुंसी हो गई है और वो खुजला रही है, तो खुजली हो रही है, तो तब तक वो सोरिक कंडीशन है। वहां पे वो सारा चीज मतलब ऊपर में ही है, सरफेस लेवल पे ही है। लेकिन जैसे ही वो सेटल डाउन कर जाता है, जब अंदर में चल जाता है और वो उसी के साथ में रहना शुरू करता है और वो एक्युमुलेशन में चला जाता है, सो कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड, है ना, कीपिंग एवरीथिंग इनसाइड, साइकोटिक, नाइट्रोम्यूर, अपने दुख को अपने अंदर में रखना, ये नाइट्रोम्यूर का कंडीशन है, साइकोटिक। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्सिनोसिनम, ईटिंग वन सेल्फ, डिस्ट्रॉइंग, एक एक सेल दूसरे सेल को खत्म करते चलते चला जा रहा है, अपने आप को ही खत्म कर देना, तो ये जब कंडीशन आ जाता है तब ये सिफिलिटिक कंडीशन हो जाता है।
नाउ आई थिंक कि इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू डिसाइड व्हाट वाज द मेडिसिन ओवर देयर। मैंने यहाँ पे केस नहीं दिखाया है, यहाँ पे डायरेक्ट थैंक यू पे आ गए हम। यहाँ पे केस मैंने नहीं दिखाया कि मैंने केस, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने मेडिसिन दिया था इग्नेशिया, एंड सी वॉज वे, मतलब उसके जो इरप्शंस थे, नॉडुलर इरप्शन थे, वो सब बहुत आराम मिल गए थे। क्योंकि 8.5 साल के बाद भी, 8.5 साल उस घटना के हो जाने के बाद भी उसके अंदर में वो सारी चीजें बनी हुई थी, और वो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट था कि ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। 8.5 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। उसके बाद में भी वो कॉन्फ्लिक्ट स्टेट वहां पे बना हुआ था। आई वॉज ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि हमें नाइट्रम्यूर में जाना है कि कार्सिनोसिनम में जाना है। लेकिन जब ये थॉट को हम देखते हैं तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि नहीं, हमें कौन सी मेडिसिन यहाँ पे देनी है। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया था तभी वहां पे। और ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने लर्निंग, जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, डॉक्टर एम के साहनी सर से। वो मैं आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी आएंगे, अगर समय परमिट करता है तो, क्योंकि सर ने बोला था कि आज थोड़ा शॉर्ट करना है, तो मैंने इतना ही में इसको नहीं नहीं, कहा। शॉर्ट नहीं, आप और थोड़ा सा लंबा 10 मिनट और कर सकते हैं। अच्छा, अभी और 10 मिनट कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो 10 मिनट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन हाँ, करेंगे क्वेश्चन तो। तो आना चाहिए। क्वेश्चन जो सवाल करिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक चीज अभी हम देख रहे थे, इग्नेशिया, नेट्राम्यूर और कार्सिनोसिन, और तीनों में वेरिएशंस बड़ा अच्छा संजय जी बता रहे थे। तो इग्नेशिया जो है सो कौन सा किंगडम में आता है? प्लांट किंगडम में। और नेट्राम्यूर जो है सो मिनरल किंगडम में है। और कार्सिनोसिन जो है सो एनिमल किंगडम में है, या नोसोड्स बोल दी, लेकिन एनिमल किंगडम का बैकग्राउंड है। और तीनों का लेवल जो है, डिफ्रेंशिएशन करने पर सबका अलग अलग तो आएगा ही। फोन आ गया था, हाँ। ये डिफ्रेंशिएशन है। देखिए, इग्नेशिया जो कह रहे थे संजय जी की लीव एंड लेट लीव, एक प्रिंसिपल बड़ा बेसिक हमको नजर आता है। खास करके इग्नेशिया, सॉरी, नेट्रम ग्रुप के मेडिसिन, खाली नेट्रम में नहीं, नेट्रम ग्रुप के मेडिसिन में लीव एंड लेट लीव। अब वो उसमें है कि मेरा कष्ट मेरा है, ये इन्होंने बताया, मेरा कष्ट है ना, ये संजय यही अब बताया ना। जी। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर मेरा कष्ट मेरा है, मैं अपने जिंदा रहूंगा, आप अपने कष्ट से जिंदा रहिए, है ना। ये उसका थीम था। हाँ। और एक बड़ा अच्छा है। और ये डिफ्रेंशिएशन अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो काफी एक एक तरह का जो सिमिलर मेडिसिन, एक रूब्रिक्स के अंदर में जितनी सारी दवाइयां हैं, उसको आप लोग एनालिसिस करिए। सबको मैं कह रहा हूँ, मैं खाली इनके पर नहीं बोल रहा हूँ। खाली इसी जैसे है, इन्होंने ग्रिफ्ट में से लेकर के 3 दवा को लिया, तो इसमें और भी दवा लिया जा सकता है ना। उसको लेकर के आप लोग अगर चलेंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा इसमें अध्ययन होगा। और मैं अभी तो रिपोर्टरी के रूब्रिक्स में देख रहा हूँ, और लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। हाँ, एक तो नैन्सी मल्लिक का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहते हैं, बताइए संजय जी। नाइट्रिक एसिड के साथ, सॉरी, एसिड फॉस के साथ, इनको एसिड फॉस के साथ में डिफरेंशिएशन चाहिए। कुछ नहीं लिखे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एसिड फॉस। हाँ, एसिड फॉस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस किसके साथ में करना है? एक मिनट में देख, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एसिड फॉस डिफरेंशियल पर डीडी खाली लिखे हुए हैं। एक मिनट, इनका मैसेज कहाँ पे है? चैट बॉक्स में देखिए, चैट बॉक्स में है। हाँ, एसिड फॉस। हम्म। ओके। आप किसके साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहते नहीं, हैं वो आप? वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि वो डिफरेंशिएशन किसके साथ में वो नैन्सी जी, करना आप चाह रही है। सर ये इग्नेशिया और नैडम्यूर लिखा है उन्होंने अभी। एक और मैसेज आया। अच्छा, हाँ, इग्नेशिया और नेट्रम्यूर के साथ में एसिड फॉस का करना चाहते हैं, है ना। इनका कहना है, इग्नेशिया और नेट्रम्यूर को तो आपने डाल दिया, अब उसमें कार्सिनोसिन भी आपने कर दिया,
अब उसको एसिड फॉस को भी उसमें अगर इंक्लूड करें तो कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं। सर आप संजीव सर आप म्यूट हैं। अनम्यूट कीजिए सर। संजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ सर हो गया। हाँ आ रही आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ हाँ रही सर। है, आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, एसिड फॉस को हम इग्नेशिया और इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये जानना है ना? हाँ सर क्वेश्चन तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एसिड फॉस विद इग्निशिया एंड नाइट्रोजन। हाँ। नहीं, अब अगर हम इस एसिड फॉस को लेकर के चलते हैं तो एसिड फॉस, एसिड का जो बेसिक कैरेक्टर है ना, दैट इज द इरिटेबिलिटी, इरिटेशन जो है ना वो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिड के साथ में फॉस, अगर हम जब थीमेटिकली बात करते हैं तो एसिड और फॉस ये दोनों मिल करके यहाँ पे एक दूसरा कैरेक्टर बनता है। तो फॉस्फोरस का जो नेचर है कि जो कॉस्मोपॉलिटन जो होता है ना कि ओपननेस उसके अंदर में, कि जब तक वो सप्रेस्ड है, जब तक वो दबा हुआ है तो वो दबा हुआ है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाता है तो बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। और उसके साथ में दूसरा कौन सा मिल रहा है? एसिड जो इरिटेंट है। तो एक इरिटेबिलिटी के साथ में ओपननेस। अब ये चीजें यहाँ पे निकल करके सामने आती है एसिड फॉस के बारे में, जब आप थीमेटिकली एसिड फॉस की बात करते हो तो इग्नेशिया से या फिर नाइट्राम्यूर से और कार्सिनोसिन से अगर हम ग्रीफ के लेवल पे तीनों के बारे में बात करते हैं तो ये निश्चित रूप से एसिड फॉस नीचे में है, वो इधर में नहीं है। और दूसरा क्या है, मटेरियल वैल्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जैसे होता है ना कि हम जब अभी जो बात कर रहे थे कि रोमांटिसिज्म को लेकर के, कि नाइट्राम्यूर जो है अपना ग्रीफ को लेकर के रोमांटिसिज्म को लेकर के है, इग्नेशिया उसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के और रोमांटिसिज्म को है, कार्सिनोसिन फैमिली को लेकर के। ये मटेरियल जो पर्सनल अपना जो बिलोंगिंग, जो अपना पर्सनल सफरिंग है, जो पर्सनल चीजें है ना, उसको लेकर के अगर इसको कोई भी तकलीफ होती है तब हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रीफ की बात करते हैं तो इन सब में एसिड फॉस काफी पीछे चला जाता है। जो मेन मेडिसिन है वो हम लोग इग्नेशिया, नाइट्रोम्यूर, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम के बारे में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, तो वही निकल करके वहां पर। लेकिन इसके साथ में हमेशा ध्यान में रखना है कि एक इरिटेबिलिटी के साथ में जो इरिटेशन जो इसके अंदर में है ना, वो उसके साथ में इसका प्रेजेंटेशन वहां पे देखने को हम लोगों को मिले। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, ग्रीफ और कॉस्मोपॉलिटन, तीन जो है ये कॉन्फ्लिक्टेड है और मेटेरियलिस्टिक नेचर का व्यक्ति है। मेटेरियलिस्टिक, हाँ, ये मटेरियल से ज्यादातर, इसको ज्यादा लगा है। हाँ, मेटेरियलिस्टिक नेचर का व्यक्ति है और जब भी मेटेरियलिस्टिक नेचर का होगा तो उसमें मेटेरियल का मतलब होता है कि उसको भौतिक का माने कि उसको अर्थ के दृष्टिकोण से देखेगा, है ना, मेरे इससे कितना लाभ है और हानि। जो मेटेरियलिस्टिक वाले व्यक्ति होते हैं वो लाभ हानि पर ज्यादा चर्चा करते हैं। जो आदमी लाभ हानि की चर्चा करेगा, सोचेगा, उसको तो इरिटेबिलिटी होगा ही। इसका इसका जो इसका जैसे दुख भी है ना, वो ज्यादातर दिखेगा उसके शरीर पे ही दिखेगा। हम्म मतलब कि हम्म जो मेंटल वीकनेस जो ग्रीफ है ना, वो लीड करता है फिजिकल लेवल पे, मतलब माइंड से शुरू होगा और फिर जाकर के वो फिजिकल लेवल पे ही सेटल कर जाता है। हम्म तो फिजिकल सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माइंड के साथ में वो बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। एलिमेंट्स ग्रीफ है, एब्यूज है, जो भी है इसका, जो ड्रग एब्यूज में भी हम लोग जैसे इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो सब के सब लीड करता है फिजिकल लेवल पे, सिर्फ मेंटल पे ही नहीं। जैसे इग्निशिया में माइंड का इन्वॉल्वमेंट है तो माइंड का ही वहां पे प्रोमिनेंसी दिखेगा। लेकिन जब हम फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस की बात करते हैं तो ये धीरे 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 करके लीड करता है उसके फिजिकल लेवल पे। इसके सारे ग्रिप फिजिकल की तरफ में मूव कर जाते हैं, मटेरियल की तरफ में ज्यादा मूव करता है। और इसका जो डिस्ट्रक्टिव प्लान होगा, इसका जितना भी फिजिकल कंडीशंस होगा, ग्रीफ से डिस्ट्रक्शन, है ना, ये जी और फिजिकल लेवल पर डिस्ट्रक्शन दिखलाई पड़ेगा ज्यादा। जी जी। और और कोई है? और कोई है? नैन्सी जी, आप आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, और यू कैन ऐड, इफ यू कैन वांट टू ऐड समथिंग यू कैन से। ओके, ऐसे ही पढ़ते रहिए सभी लोग। और आज जो संजीव जी ने बताया है आपको कि, तो ये मेट्रिया मेडिका को रिपोर्टरी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का एक बहुत ही एक्सलेंट तरीका है। और मैं इसको प्रमोट इसलिए करता हूँ कि आपको अगर जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात होगी तो अगर खाली इंडिविजुअल मेडिसिन की बात आप करेंगे तो आपको नहीं संभव होगा। वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं हो सकता है।
लेकिन जब रिपोर्टरी को लेकर, तो रिपोर्टरी के थ्रू मेट्रा मेडिका को पढ़ना सबसे उत्तम इसलिए होता है कि यहाँ पर हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में हम लोगों को काफ़ी सहूलियत होता है। और मैं बता दूं, मैं स्वयं अपने जो मेट्रा मेडिका का मेरा अध्ययन हुआ, तो मैं मेट्रा मेडिका का सबसे पुअर स्टूडेंट था शुरू में। अपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में बहुत ही और सबसे ज़्यादा डर भी लगता था। तो फिर मैं पिताजी के साथ में इसको ऐसे देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, वो उन्होंने देखा कि और उनको दवा का ऐसा लगता था कि कुछ भी दवा को बोलो तो तुरंत में बोले कि इनको कैसे हो जाता है, मेरे को कैसे नहीं होता है, और डिफरेंशियल्स है। तो मैं देखा और सबसे बड़ा चीज़ देखिएगा कि हमारे पिताजी का वो रिपोर्टरी के बहुत बड़े मास्टर थे। हमको लगता है कि उनके जैसा रिपोर्टरी का कोई ऐसा रूब्रिक्स नहीं था जो कि उनके ये नहीं था। हर एक समय, बीमार पड़ने के समय में भी कोई भी चीज पूछो वो बता देते थे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ऐसे करके। तो और इसी के कारण तो फिर उन्होंने भी मुझे कहा कि आप ऐसे ही देखो, तो मुझे भी देखने लगे। जब रिपोर्टरी में देखा कि नेट्रम्यूर भी है वहाँ पर, ये भी है। अब फिर उसके बाद में बहुत सारी बातें मुझे इसमें समझ में आने लगा। जैसे नेट्रम्यूर को आपको सॉल्ट डिजायर में भी दिया हुआ है, और सॉल्ट के एवर्सन में भी दिया हुआ है, और एग्रेवेशन में दिया हुआ है। अब ये बात बहुत लोगों को पछता नहीं है कि सॉल्ट डिजायर, एवर्सन और एग्रेवेशन एक ही मेडिसिन में तीनों कैसे होगा। लेकिन ऐसा होगा, इसलिए होगा कि ये फेजेज है ना। एक फेज में डिजायर है, दूसरे फेज में एवर्सन है, तीसरे फेज में एग्रेवेशन है। अगर एग्रेवेशन फेज में आ गया तो अब ये नेट्रम्यूर को हम लोग जो कहते हैं ना, है ना, कोई भी मेडिसिन के अंदर में माइल्म क्या है, तो माइल्म को हर एक मेडिसिन के नेट्रम्यूर में एक अगर डिजायर के स्टेज में नेट्रम्यूर है तो ये साइकोटिक माइल्म हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि साइकोटिक में हमेशा एक्युमुलेशन है, और इसमें एग्रीवेशन की बात हो जा रही है, तो ये फिर आपका बदल जाता है, आपका नेचर आपका डिस्ट्रक्शन की ओर चला जाता है। और एक इसमें एवर्सन की बात आती है, तो ये आपका सोरिक नेचर का हो जाता है। तो ये सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस को तीनों रूप को आप देख सकते हो इसमें इसका। और उसी ढंग से हम लोग कहते हैं ना कि सोरा का माइल्म का अप्लाइड स्टेटस भी समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ये सोरिक मेडिसिन है, सिफिलिट है। सोरा का स्टेज अगर स्टेज है तो सोरिक स्टेज है, सिफिलिट का स्टेज है तो सिफिलिटिक स्टेज है। और तीनों को मेजर करने का प्रिंसिपल सिद्धांत तो मैंने बता दिया। जो सरफेस लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर है, या नहीं तो वो आपको ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन लेवल पर है या डिस्ट्रक्शन लेवल पर है। ये तीन प्रिंसिपल को अगर खाली छोटी सी बात में बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं इस छोटी सी बातों को लेकर के ही आपको इस बात की चर्चा मैं कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, ज्ञानवर्धक रहा। और सिम्बी जी, अब आप बताइए, आपको कुछ कंक्लूड करना है, और हम लोग को समय भी मिल गया है कुछ। एनीवन? जी सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे पूछना हाँ, है करिए करिए। कि सर जैसे नैटम्यूर में बेसिकली वो होता है कि कंसोलेशन को वो मना कर रहे हैं, पर कुछ पेशेंट्स अगर हम ऐसे दिख रहे हैं जो कंसोलेशन को तो मना नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वो काफी क्लोज्ड, मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं टू शेयर। तो मतलब वो कंसोलेशन मना नहीं कर रहे हैं, पर बाकी के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पेशेंट्स में फिर हम नैटम्यूर सोच सकते हैं कि बताइए मतलब संजय जी। नैटम्यूर को हम हाँ, कंसोलेशन को मना नहीं, करना एक बहुत बहुत। बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन हाँ, मेरा वही कहना है, हेनमैन का सर ने ही मेरे को पढ़ाया है कि सिंगल सिम्टम्स हाउ एवर पिक्यूलियर इट मे बी, इट कैनॉट बी टोटलिटी। ठीक है ना। सिर्फ एक सिम्टम्स पे हम नाइट्रोमीर को या तो छांट दे या फिर नाइट्रोमीर को हम डिसाइड कर लें, ये नहीं करेंगे। और भी जो बाकी के सारे तो पहला तो ये ध्यान में हमको लेकर के चलना है कि कॉन्सोलेशन एग्रावेट ही नाइट्रोम्यूर का पहचान है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बाकी के अगर सारे सिम्टम्स नाइट्रोम्यूर के दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जाएंगे नाइट्रोम्यूर। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जो मेन डिजीज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा करी ना कि नोडुलर इरप्शन, अब मान लिया कि उसी में अगर वो मेडिसिन जो हमको देना नहीं है, लेकिन अगर उसके कॉजेशंस, उसके पूरी पर्सनालिटी अगर उस मेडिसिन से मैच कर रहा है, तो हम निश्चित रूप से उस मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, है ना, ऐसा करके। तो एक ही एस्पेक्ट पे अगर आपने कहा ना कि सारे सिम्टम्स उसके नाइट्रोम्यूर से मैच कर रहे हैं,
सिर्फ कंसोलेशन जो है वो मैच नहीं कर रहा है ना। तो हम इस सिचुएशन में बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं, कंसोलेशन ही अकेला नाट्रम्यूर का पहचान नहीं है, सॉल्ट भी उसका पहचान है, रिजर्वनेस भी उसका पहचान है। उसका पहचान ये भी है कि लव फॉर द रॉन्ग पर्सन, है ना, और मैरिड मैन मैरिड वुमेन, ये भी उसकी एक पहचान है। कि खूंटा हम वही गाड़ेंगे, दुनिया कह रही है कि सब गलत हो तुम, लेकिन ठीक है हम भी मानते हैं गलत है, खूंटा मेरा वही गड़ेगा। तो ये भी एक पहचान है नाट्रम्यूर की, है ना। ये भी एक पहचान है कि आई आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन एंड डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, है ना, ये भी एक पहचान है। ओनली consolation aggravate is not the identification of the natromere। तो ये हमें ध्यान में रखना। और सिमी जी, आप एक और रिपोर्टरी में जाइएगा तो नेट्रम्यूर को कंसोलेशन से एग्रेवेशन भी है और एम्बुलेशन भी है। अब देखिए आगे चल करके खोजिए, आपको ये रुब्रिक्स को खोजने के लिए आपके लिए होमवर्क मैं देता हूँ। इसीलिए हाँ। सर सर ने जो बोला ना कि एक ही मेडिसिन डिजायर में भी मिलेगा, एवर्सन में मिलेगा। अब उसकी प्रोमिनेंसी कब कहाँ पे, जैसे हम लोग सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस और सिफिलिस, आप जा करके देखेंगे इरप्शन में सोरिएसिस, और उसमें लिखा हुआ सिम्टम्स सोरिएसिस सिफिलिटिक, मतलब कि सोरा हाँ, भी सिफिलिटिक हो सकता है। थोड़ा सा अब हम लोग कंक्लूड करेंगे, केवल 3 मिनट केवल बचा है। ठीक है ठीक और है। हम लोग अब 2000 दिन का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग को कंक्लूड करना चाहिए उस सेशन को। वहां पर पहले शुरू कर दिया जाए क्योंकि इसमें काफी लोगों को बोलना है। तो सिमी जी सेशन को क्लोज करें और जी हैंड ओवर करेंगे डॉक्टर मनोज या डॉक्टर धनेश जी को। जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संजीव। आज का सेशन सच में एक्सेप्शनल रहा। इग्नेशिया, नैटम्यूर और कार्सिनोसियम के बीच जो सटल लेकिन डिफाइनिंग डिस्टिंक्शंस आपने इतनी क्लैरिटी के साथ हम सबके सामने रखे। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर एम के साहनी सर का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनका इस फोरम के प्रति जो डेडिकेशन और कमिटमेंट है वो लगातार हमारे लिए आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स और टॉपिक्स लेकर आते हैं। उसके बिना ये प्लेटफॉर्म इतना मीनिंगफुल नहीं होता। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। आईएफपीएच का भी शुक्रिया इस तरह का हाई क्वालिटी सेशंस प्रोवाइड करने के लिए लगातार बिना किसी रोक के। कल फिर एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग। Dr. Dhanesh, you can take over. थैंक यू Thank एवरीवन। you, Dr. Simi Singh, Dr. Sanjay Kumar Singh, and Sahani sir, and those who attend the session.